नमस्कार, जीत पॉइंटर में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? एक घटना चक्र की पूर्व अवलोकन की सीरीज में हम पॉलिटी सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं। इसी क्रम में हमने नया अध्याय शुरू किया है, उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालय। तो उससे संबंधित व्याख्या देखी इससे प्रीवियस लेक्चर में। आज इससे संबंधित जो प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन आए हुए हैं, उनको सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के उच्च न्यायालय के बारे में क्या सही नहीं है? जो उच्च न्यायालय है, हाईकोर्ट, उसके बारे में क्या सही नहीं है, यहाँ पे दिया है, देख लेते हैं। पहला है, द्वितीय अपील उच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार में है। जो द्वितीय अपील होता है वो उच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार में है, बिल्कुल सही है। उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ये बात भी सही है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल करता है, देखिए ये बिल्कुल गलत बात होगी, क्योंकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, ठीक है। सी गलत होगा। उच्च न्यायालय लोकहित वाद से संबंधित आवेदन स्वीकार कर सकता है, ये भी सही बात है। उच्च न्यायालय लोकहित वाद से संबंधित आवेदन स्वीकार कर सकता है। आगे देखेंगे, प्रश्न संख्या 2, कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है उच्चतम न्यायालय के द्वारा, उच्च न्यायालय के द्वारा या जिला न्यायालय के द्वारा, ठीक है। तो जो कार्यकारी न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? उच्च न्यायालय के द्वारा, ये ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, प्रश्न संख्या 3, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं राज्य की समेकित निधि से, यानी संचित निधि से, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। वेतन और भत्ते राज्य की समेकित निधि से दिए जाते हैं, और पेंशन पेंशन दी जाती है केंद्र की, ठीक है, ध्यान रखें, केंद्र की संचित निधि से। आगे देखेंगे, प्रश्न संख्या 4, उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज को पेंशन कहाँ से दी जाती है? यहाँ पे बोला गया है, उच्च न्यायालय है, उसके जो रिटायर्ड जज हैं उनको पेंशन कहाँ से दी जाती है? तो भारत की संचित निधि से दी जाती है, ध्यान रखेंगे, केंद्र की संचित निधि से, ठीक है। आगे देखेंगे, प्रश्न संख्या 5, उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति की सेवानिवृत्ति की आयु होती है। उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति हैं, उनकी सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? 62 वर्ष। आगे देखेंगे, प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं, ठीक है, और 7 संघ शासित क्षेत्रों में हैं, ठीक है। सॉरी, 7 ऐसे उच्च न्यायालय हैं जो एक से अधिक राज्यों में, ठीक है, ये बोला गया है। पंजाब, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का एक ही सामूहिक उच्च न्यायालय है। बिल्कुल सही बात है। पंजाब का, हरियाणा का और चंडीगढ़ का, तीनों का क्या है? एक ही उच्च न्यायालय है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और 3, स्टेटमेंट 3 देखेंगे, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का स्वयं का उच्च न्यायालय है, ये भी सही बात है। दिल्ली और जम्मू कश्मीर का, दिल्ली और J&K का अपना स्वयं का उच्च न्यायालय है, ठीक है। तो तीनों ही बात सही है। ठीक है, उच्च न्यायालय राज्य के न्यायिक प्रशासन का उच्चतम स्तंभ होता है। वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? 25 है, ये ध्यान रखेंगे। मार्च 2013 में पूर्वोत्तर के 3 राज्यों मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा में नए उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई है, ये ध्यान रखेंगे। इन 2013 में 3 राज्यों मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा नए राज्यों की स्थापना की गई है। 1 जनवरी 2019 से तेलंगाना एवं आंध्र प्रदेश के लिए पृथक उच्च न्यायालय की अस्तित्व में आया है, ठीक है। 1966 में पंजाब उच्च न्यायालय को बदलकर पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय किया गया। इसके क्षेत्राधिकार में पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के आते हैं, ठीक है। दिल्ली और जम्मू कश्मीर वर्तमान में ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनके अपने स्वयं के उच्च न्यायालय हैं, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, प्रश्न संख्या 7, भारत में उच्च न्यायालयों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। देश में 18 उच्च न्यायालय, बिल्कुल गलत है। देश में 25 उच्च न्यायालय हैं, इसमें 7 ऐसे उच्च न्यायालय हैं जो एक से अधिक राज्यों या संघराज्य क्षेत्रों में है, क्षेत्राधिकार है इनका। उनमें से 3 का क्षेत्राधिकार एक राज्य से अधिक पर है। यहाँ पे बोला गया 3 का नहीं, 3 का नहीं है, 7 है। 7 ऐसे उच्च न्यायालय जिनका क्षेत्राधिकार एक राज्य से अधिक राज्यों में है, ठीक है।
किसी भी संघ राज्य क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय नहीं है, ऐसी गलत बात है, ये भी गलत है, क्योंकि दिल्ली और J&K यानी जम्मू कश्मीर का अपना उच्च न्यायालय है, दोनों ही केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की उम्र तक पद पर धारित करते हैं, ये राइट आंसर होगा सी, केवल 4 हमारा सही होगा। आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 8, भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या है। यहाँ पे बोला गया कि भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं, 25 उच्च न्यायालय हैं, ध्यान रखेंगे। अब जब प्रश्नकाल का समय था उसमें 21 थे, अभी 25 उच्च न्यायालय हो चुके हैं, ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 9, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से किस एक का क्षेत्राधिकार है। जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वो किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं, तो ये आते हैं कलकत्ता के, ध्यान रखेंगे, कलकत्ता के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। आगे देखेंगे, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह कलकत्ता उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। वर्तमान में 7 उच्च न्यायालय ऐसे हैं जिनकी अधिकारता एक से अधिक राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों पर है, ठीक है। इस प्रकार ये इस प्रकार हैं जो दिए गए हैं। बॉम्बे उच्च न्यायालय, देखिए बॉम्बे उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार महाराष्ट्र, गोवा, दादर नागर हवेली एवं दमन द्वीप तक है, ठीक है। जो बॉम्बे उच्च न्यायालय उसका क्षेत्राधिकार महाराष्ट्र, गोवा, दादर नगर हवेली, दमन एवं दीप तक है। कलकत्ता उच्च न्यायालय का पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार द्वीप, ठीक है। और गुवाहाटी जो असम का है उसमें असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड आता है, ठीक है। केरल उच्च न्यायालय में केरल और लक्षद्वीप आएगा, ठीक है। मद्रास उच्च न्यायालय में तमिलनाडु और पुडुचेरी आता है, ठीक है। पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय में पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ आता है। और जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय में जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख आते हैं, ये ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से कौन एक ऐसे अधिक राज्य केंद्र शासित प्रदेश के हैं। बंबई, ठीक है। ये बंबई कहाँ कहाँ है, देखिए महाराष्ट्र, गोवा, दादर नगर हवेली व दमन व दीप। अब दमन व दीप को एक करते गया है, ठीक है, डी राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 11, भारत के कितने उच्च न्यायालयों की अधिकारता में एक से अधिक राज्य हैं। 7 ऐसे उच्च न्यायालय जिनकी एक से अधिक राज्यों में अधिकारता है, देखेंगे आगे। प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य का अपना उच्च न्यायालय नहीं है। यहाँ पे बोला गया है कि निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य का अपना उच्च न्यायालय नहीं है। उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, मणिपुर। देखिए प्रश्नकाल के दौरान मणिपुर का राज्य अपना उच्च न्यायालय नहीं था, या गुवाहाटी के अंतर्गत आता था, लेकिन अब जो है 2013 से मणिपुर उच्च न्यायालय अलग हो चुका है, ठीक है। 2013 से मणिपुर उच्च न्यायालय अलग हो चुका है, पहले ही आता था गुवाहाटी के अंतर्गत, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित में से किन राज्यों में 2013 में उच्च न्यायालय स्थापित किए गए हैं। तो त्रिपुरा और मेघालय, ये ध्यान रखेंगे। 2013 में त्रिपुरा और मेघालय में उच्च न्यायालय स्थापित किए गए हैं। केंद्र सरकार द्वारा पूर्वोत्तर राज्य मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, ये तीनों एक साथ हैं, ध्यान रखेंगे। मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, इन तीनों राज्यों में अलग से उच्च न्यायालय स्थापित किए गए हैं, ठीक है, 2013 में। प्रश्न संख्या 14, निम्न उच्च न्यायालयों में से किस उच्च न्यायालय की सबसे अधिक बेंच है। यहाँ पे बोला गया है सबसे ज्यादा अधिक बेंच किसकी है, मुंबई उच्च न्यायालय और गुवाहाटी उच्च न्यायालय, क्योंकि मुंबई में कितनी है, महाराष्ट्र और गोवा, दमन व दीप व दादर नगर हवेली, दादर नागर हवेली व दमन व दीप, ठीक है। अब दमन व दीप तो एक ही हो गया, ये हो गया। असम, गुवाहाटी में आता है असम, अरुणाचल प्रदेश और असम हो गया, नागालैंड
ठीक है, ये आते हैं। एक और है, इसे देख लेंगे अभी। दोनों ही बराबर है, तो सी एंड डी आंसर दिया है। देखते हैं व्याख्या एक बार। ये कलकत्ता उच्च न्यायालय की मूल पीठ में कलकत्ता में 2 बेंच पोर्ट है, ब्लेयर जलपाईगुड़ी। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की मूल पीठ में जबलपुर में 2 बेंच ग्वालियर और इंदौर में है। बॉम्बे उच्च न्यायालय की मूल पीठ में मुंबई में 3 बेंच है, नागपुर, पणजी और औरंगाबाद में। गुवाहाटी उच्च न्यायालय की मूल पीठ में गुवाहाटी में भी 3 बेंच है, कोहिमा, आइजोल और ईटानगर में। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। देखिए आगे प्रश्न संख्या 15, निम्न से कौन सा राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकार नहीं है? यहाँ पे बोला गया है इनमें से कौन सा ऐसा है जो राज्य के उच्च न्यायालय के का मुख्य क्षेत्राधिकार नहीं है? परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार नहीं है उच्च न्यायालय के पास, ये ध्यान रखें। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है, अपीलीय क्षेत्राधिकार है और निरीक्षण का क्षेत्राधिकार है, लेकिन परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार नहीं है। तो यहाँ पे बोला है कौन सा नहीं है, तो ए हमारा राइट आंसर होगा। आगे देखिए प्रश्न संख्या 16, जब किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश प्रशासनिक हैसियत से काम करता है तो वह अधीन होता है। यहाँ पे बोला गया है जब किसी राज्य का उच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश की प्रशासनिक हैसियत से काम करता है तो किस चीज़ के अधीन होता है? तो उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से किसी भी रिट अधिकारिता के अधीन होता है। ए राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 17, एक उच्च अधिकार प्राप्त न्यायालय द्वारा उत्प्रेषण, ठीक है, ट्यूटरी क्या होता है? ठीक है, रिट जारी की जाती है, कब की जाती है? यहाँ पे बोला गया जो उत्प्रेषण की रिट है, एक अधीनस्थ न्यायालयों की वह पुनरीक्षण हेतु एक मामले विशेष की कार्रवाई का अभिलेख उन्हें हस्तांतरित कर दे। जो अधीनस्थ न्यायालय है उसके पुनरीक्षण रिव्यू के लिए एक मामले के विशेष में कार्रवाई का जो अभिलेख है उच्च उच्च न्यायालय को हस्तांतरित करें, या एक अधीनस्थ न्यायालय को कि वह किसी मामले विशेष में अग्रतर कार्रवाई रोक दे। यानी जो अधीनस्थ न्यायालय है अगर किसी मामले में कार्रवाई कर रहे हैं तो उसे रोक दे, इसे उत्प्रेषण कहते हैं। ये ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है, जो सुटेबल होगा वो देखेंगे हम। दूसरा है एक अधिकारी को कि वह पद विशेष पर बने रहने का अधिकार को बताए कि भाई आप इस पद पे किस कारण से बैठे हैं। एक पब्लिक अथॉरिटी को कि वह किसी बंधक बनाए व्यक्ति को उस न्यायालय को समक्ष 24 घंटे। देखिए ये दोनों गलत, ये बंदी प्रत्यक्षीकरण है, ये होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, ये होता है अधिकार प्रक्षालय, आप किस अधिकार से पद पर बैठे हैं। ठीक है, ठीक है, तो इसमें ए राइट आंसर होगा उत्प्रेषण। तो अधीनस्थ न्यायालय को ये आदेश दिया जाता है कि अगर आप इस मामले पर कार्रवाई कर रहे हैं तो इसके पुनरीक्षण के लिए हमें हस्तांतरित कीजिए, यानी ऊपर भेजिए। ठीक है, उच्च न्यायालय को। ए राइट आंसर होगा। और प्रतिषेध बोलते हैं एक अधीनस्थ न्यायालय को कि किसी मामले में विशेष में अगर कार्रवाई रोकने को बोलेंगे प्रतिषेध। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 18, निम्न में से कौन सी एक याचिका अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति के परीक्षण करती है? यहाँ पे बोला गया है कौन सी याचिका जो है अधीनस्थ न्यायालयों के कार्य पद्धति का परीक्षण करती है? उत्प्रेषण, ये ध्यान रखेंगे। उत्प्रेषण जो है अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है। प्रश्न संख्या 19, निम्न में से कौन एक रिट न्यायालय की कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू की जा सकती है? मान लीजिए अगर कि न्यायालय की कार्रवाई लंबित है, उसको करने के लिए कौन सी जो है रिट जारी की जाती है? प्रतिषेध, ये ध्यान रखिए। प्रोविजन, प्रतिषेध रिट न्यायालय में कार्रवाई लंबित रहने की दशा में लागू की जाती है जब निचला न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर किसी विषय पर सुनवाई करता है तो ऊपरी न्यायालय प्रतिषेध रिट जारी करके मामले को अपने पास मांग लेता है। ठीक है, यानी रोक देता है, बोला गया। आगे देखेंगे। ठीक, आज के लिए इस लेक्चर में इतने क्वेश्चन रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इससे संबंधित प्रश्न देखेंगे। धन्यवाद।